हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपके अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप लोगों को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और यदि मैं बात करूं भाई हिंदी मीडियम की, तो यहाँ पर हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। बस आपको जाकर के वहां पे चेक करना है और आपको उस चैनल पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। और यदि बात करूं मैं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बस आपको जाकर के चेक करना है, उस लिंक को एक बार जाकर के क्लिक करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप आराम से हमारे ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराता है, वो भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर हम आपको कोई चार्जेस नहीं, हम आपसे मतलब कोई चार्जेस नहीं लेने वाले, ना कोई भी फीस, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन। केवल आपको हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि हर एक चीज हम आपको चैनल से प्रोवाइड कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। राइट, तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, भैया फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं से आपको सारा पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में भी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। राइट, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के सेशन को क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है, तो जल्दी से सभी लाइक शेयर कर दें। और ई बुक्स और ई नोट्स के लिए लिंक पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको बस चेक करना है। राइट, तो फिर आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली ही क्लास में बता दिया था कि अब बारी आ गई है एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने की, जो कि अगेन इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, वो भी एकदम डेप्थ में जाकर के। पहले चीजों को समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, मीनिंग उसका, कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाएगा देन ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। राइट, तो फिर आइए आज अपन लोग अपना चैप्टर नंबर 8 जो है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में एक और नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये 4 फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, ये अपन को देखना है, समझना है, क्योंकि काफी बार और एग्जाम में आता ही है, यहाँ से 101% एक नया क्वेश्चन आए गई। राइट, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो आइए फिर आज के सेशन में हम 4 फीचर ऑफ शेयर के बारे में समझ लेते हैं, क्या है क्या नहीं, इसके कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा सेशन को, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द टॉपिक 4 फीचर ऑफ शेयर्स। राइट, तो चलिए, यदि मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से, यदि मैं इसका मीनिंग आपको एकदम नॉर्मली बताऊं, देखो यहाँ जो लिखा है वो तो हम देख ही लेंगे, वो तो हमको पढ़नी है, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन नॉर्मली यदि अपन अपनी लैंग्वेज में देखें, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंपनी शेयर इशू करती है, उसके बाद उसको मनी रिसीव होती है ना, अमाउंट जो है, जैसे कि एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट रिसीव होता है, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी को अमाउंट रिसीव होता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे करके कंपनी को अमाउंट रिसीव होता है। अब हमने देखा कि भैया बीच में कुछ ऐसे डिफॉल्टर लोग भी होते हैं जो पैसा नहीं देते, जैसे कि कुछ शेयर्स हैं जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने लिए हुए हैं, उसने एप्लीकेशन के टाइम तो एप्लीकेशन मनी दे दी थी, क्योंकि उसने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो एप्लीकेशन मनी दे दी। अब मान लो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो कॉल्स इन एरियर बोल देंगे हम उसको, है ना। यदि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसको उसमें ट्रांसफर कर देंगे, अदरवाइज अलॉटमेंट में ही। उसके बाद हो सकता है उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी आपकी, हो सकता है सेकंड कॉल की भी नहीं दी, तो ऐसे करके कंडीशन आती है। और यदि अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम भी लेना था, अब कई बार होता है ना, हम शेयर को प्रीमियम पे भी इशू करते हैं, तो यदि प्रीमियम पे इशू किया है और यदि प्रीमियम भी लेना था, लेकिन उसने ना अलॉटमेंट मनी पे करी और ना अलॉटमेंट के साथ में जुड़ा हुआ प्रीमियम भी नहीं पे करा, तो ऐसे भी कोई डिफॉल्टर होते हैं, मतलब ऐसे शेयर होल्डर या ऐसे लोग जो आपको पैसा नहीं देते, जो कंपनी कॉल कर रही है लेकिन वो पे नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप बट नॉट पेड। आपने कॉल तो किया पर सामने वाले ने पे नहीं किया, तो वो कॉल्स इन एरियर हो गया। अब इस कंडीशन में
कंपनी क्या करती है कि ऐसे 1 2 3 लोग ऐसे निकलते ही हैं कि जो पैसा नहीं देते, बाकी सब तो दे देंगे टाइम से, ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे देंगे, पर कुछ नहीं देते। तो अब इन लोगों का क्या किया जाए भाई, इनका क्या किया जाए? तो कंपनी क्या करती है, इनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। कंपनी इनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है और जितना इन्होंने अभी तक अमाउंट दिया हुआ है उसको ये अपने पास ही रख लेती है, फिर वो वापस नहीं करती, है ना, फिर वो वापस नहीं करती उस अमाउंट को, फिर कंपनी अपने पास ही रख लेगी और उसके शेयर को कैंसिल कर देगी, उसको एज अ शेयर होल्डर फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा, एक तरीके से उसका नाम हटा दिया जाएगा, फिर उसका शेयर कैंसिल, उसको जो शेयर दिए थे उससे ले लिए भैया, उसको उसका कैंसिलेशन कर दिया, क्योंकि उसने भैया फीस ही नहीं दी, फीस इन द सेंस उसने इंस्टॉलमेंट ही नहीं दी, उसने पैसा ही नहीं फिल किया, उसने कंपनी को उससे पैसा ही अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में कंपनी उसके शेयर को कैंसिल करेगी, जितना अभी तक उसने दिया उसको जब्त कर लेगी, एक तरीके से उसको जब्त कर लेना, राइट। तो हमने देखा है ना, क्या क्या देखा था हम लोगों ने, स्टार्टिंग से ही हम देखते हुए आए हैं कि कंपनी क्या करती है, कोई भी एक XYZ जो भी कंपनी है वो क्या करती है भैया, शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है। तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, राइट, कुछ आपके शेयर होल्डर्स, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डू नॉट पे इंस्टॉलमेंट मनी, वो आपके इंस्टॉलमेंट मनी पे नहीं करते। जैसे कि सपोज मैंने शेयर को इशू करा तो आपको क्या क्या देना पड़ता है भैया, एप्लीकेशन मनी देनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट मनी भी देनी पड़ती है, उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल यदि है तो उसकी मनी देनी है, और हो सकता है सेकंड कॉल भी होगा तो उसकी मनी भी देनी है, और कई बार शेयर जब प्रीमियम पे इशू होते हैं तो अलॉटमेंट के साथ आपका प्रीमियम भी जुड़ा हुआ होता है, तो वो भी पे करना होता है, राइट। तो लाइक वाइज पे किया जाता है। लेकिन अब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो पे नहीं कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इन्होंने क्या क्या पे कर दिया, सपोज ये एक शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दी थी पर अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल की भी नहीं दी, ये 2 मनी नहीं दी, और हो सकता है अभी तक कंपनी ने सेकंड कॉल किया नहीं है ना, अभी कंपनी इस स्टेज पर है कि अभी उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल किया था, ये करना अभी बाकी, हो सकता है 2 महीने बाद करेगी। लेकिन अब भैया 2 महीने होने वाले हैं, सेकंड कॉल का टाइम भी आने वाला है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, अभी कोई भी हो सकता है, मान लो ये शेयर होल्डर है, क्या नाम है इसका, मान लो चिंटू, ठीक है, ये चिंटू नाम का भैया एक शेयर होल्डर है जिसने अभी तक आपकी फर्दर इंस्टॉलमेंट मनी नहीं दी, एप्लीकेशन की दे दी, अलॉटमेंट और प्रीमियम नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी भाई, कंपनी जो है चिंटू को पकड़ेगी, चिंटू को, और उसको एक नोटिस देगी, क्या देगी, उसको एक नोटिस भेजेगी, और उस नोटिस में उसको वार्निंग देगी कि भैया देखो, या तो आप इंस्टॉलमेंट का पैसा इस पर्टिकुलर ड्यू डेट से पहले दे दो, ये आपको एक डेट दे दी है हमने कि या तो आपने जो अभी तक इंस्टॉलमेंट दो नहीं दी है या तो इस तारीख तक दे दो, अदरवाइज हम आपके शेयर को कैंसिल कर देंगे, अब आप आगे से हमारे शेयर होल्डर नहीं कहलाओगे, राइट। तो ये कंपनी पहले नोटिस देगी उसके बाद करेगी, कंपनी बिना नोटिस दिए ये नहीं करेगी, बिना नोटिस दिए कंपनी जो है चिंटू एज अ शेयर होल्डर इसको ऐसे ही इसके शेयर कैंसिल नहीं कर सकती। कैंसिल यदि करना है तो उससे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसे नोटिस देना पड़ेगा, राइट। तो कंपनी क्या करेगी, चिंटू जो कि एक शेयर होल्डर है इसको पहले नोटिस देगी कि भाई आप ड्यू डेट से पहले यदि चाहो तो पैसा दे दो, यदि चाहो तो ये जो आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है या तो आप मनी हमको दे दो, मनी कंपनी रिसीव कर लेगी, अमाउंट रिसीव कर लेगी, और यदि नहीं दिया, यदि तब भी नहीं दिया, नोटिस एक बार मिलने के बाद भी यदि इसने नहीं दिया, अब तो मतलब ये मूड में ही आ गया है कि इसको पैसा नहीं देना, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर्स को जो इशू किए थे कंपनी ने उसको ये फोरफिट कर लेगी, मतलब कैंसिल कर देगी, जितने भी अब इसको शेयर दिए थे, जो भी इसको शेयर दिए थे उनको कैंसिल कर देगी, ठीक है, उनको क्या कर देगी, कंपनी कैंसिल कर देगी। इज इट क्लियर, राइट, समझ में आया, कंपनी इसके शेयर को कैंसिल कर देगी, जिसको कंपनी क्या कहती है, इसी पर्टिकुलर केस को कंपनी कहती है फोरफीचर करना या फोरफिट करना, राइट, किसको, शेयर्स को फोरफिट करना। इज इट क्लियर, समझ में आया, बताओ आया कि नहीं आया, यही आपका केस है फोरफीचर होने का। तो अब इसमें होता क्या, अब इसमें 2 केस होते हैं, सपोज मान लो एप्लीकेशन के टाइम इसने 100 रुपए दे दिए थे,
प्रीमियम में इसको 200 देना था, इसने नहीं दिए, कॉल में इसको 200 देना था, इसने नहीं दिया। तो सपोज इस तरीके का केस है, तो अब होगा क्या, कंपनी ने क्योंकि इसके शेयर कैंसिल कर दिए तो कंपनी कैंसिल कर दिया, लेकिन अब जो इसने ऑलरेडी 100 रुपए दिए थे अब इसका क्या, तो भैया कंपनी इसको रिफंड नहीं करती, याद रखना, कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी, बल्कि कंपनी इसको अपने पास ही रख लेगी। कंपनी के तो एक तरीके से ये प्रॉफिट हो गया ना, कंपनी का एक तरीके से ये प्रॉफिट हो गया कि कंपनी ने जो ये 100 रुपए हैं ये तो कंपनी ने रख लिए, कंपनी इसको वापस नहीं करेगी, लौटाएगी नहीं, उसको रिफंड नहीं करेगी। और अब जो ये 200 रुपए इसने नहीं दिए, 200 फिर इसने नहीं दिए, अलॉटमेंट और कॉल्स के जो पैसे नहीं दिए, अब जान दो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिए इट्स ओके, जो दे दिए वो वापस मत करो, वो कंपनी रख लेगी, वो रिफंड नहीं करेगी, चिंटू को 100 रुपए वापस नहीं करे जाएंगे, राइट। तो ये कंपनी ने अब क्या किया, इसको जो शेयर दिया था कंपनी ने इसका शेयर कैंसिल कर दिया, जो पैसा इसने पहले जमा कर दिया था कंपनी ने जब्त कर लिया, जो नहीं दिया वो कंपनी ने छोड़ा हटाओ, इसके जो शेयर है वो रख लो, फॉरफिट कर लो। तो इसके जो शेयर है वो कैंसिल हो गए और इसके शेयर वापस किसके पास आ गए, कंपनी के पास। अब वो शेयर कंपनी के ही पास है, इज इट क्लियर, अब वो शेयर कंपनी ने वापस उससे ले लिए, इज इट क्लियर, समझ आया। दिस इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर। होते हैं कुछ डिफॉल्टर है ना, सब लोग तो दे देंगे पैसा, पूरा इंस्टॉलमेंट का दे देंगे, पर कुछ नहीं देते, तो कंपनी थोड़ा टाइम वेट करती है, नोटिस भी देती है कि भैया देना है तो दे दो, नहीं तो क्या मतलब हम कैंसिल कर देंगे, या तो देने वाला नोटिस पढ़ के दे देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। तो जो नहीं देने वाले होते हैं उनके साथ कंपनी क्या करेगी, जो दे दिया है 100 रुपए तो दे दिए थे ना एप्लीकेशन के टाइम, उसको कंपनी रखेगी, वो रिफंड नहीं करेगी, और जो भी शेयर थे वो अब कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी, कंपनी जब्त कर लेगी। जब ये जो हुए ना ये 100 रुपए, ये कंपनी ने क्या किए, यही तो है फॉरफिट करना, कंपनी ने ये जब्त कर ली और शेयर्स को अब फर्दर आगे नहीं बढ़ाएगी, उसको कैंसिल कर देगी। अब उससे सेकंड कॉल का पैसा फिर मांगेगी नहीं, क्योंकि उसके शेयर 2 बार वेट करा नहीं मिला, तो अब तीसरी बार उससे अगेन पैसा लेगी नहीं, क्योंकि उसके शेयर कैंसिल हो चुके हैं और उसका जो अमाउंट ऑलरेडी पे था वो फॉरफिट हो गया। तो ये जो हमने उसके शेयर जो उसने प्राइस दे दी थी उसको जो हमने रख लिया, दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर, और शेयर को कैंसिल कर दिया। इज इट क्लियर, राइट। तो ये है एक जनरल सा मीनिंग जो अभी तक अपन ने पढ़ा, उसके बेसिस पे हमने देखा कि फॉरफीचर ये होता है। अब अपन थोड़ा सा अकाउंटिंग की भाषा में इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार और। तो देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। तो हमने जो शेयर होल्डर को जो शेयर दिए थे, अलॉट करे थे, उनका कैंसिलेशन करना ही आपका शेयर फॉरफीचर कहलाता है। शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स amount if the article of association of the company allows forfeiture। अब अगेन ये जो चीजें होती है ना फॉरफीचर से रिलेटेड, ये कंपनी के कहाँ पे लिखी जाती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नाम का एक जो डॉक्यूमेंट कंपनी प्रिपेयर करती है, जिसमें कंपनी अपने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज लिखती है। तो उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ये चीज भी लिखती है कि यदि हमने शेयर इशू करे, डिफॉल्टर तो हर जगह निकल ही जाते हैं, हम भी शेयर इशू करेंगे तो हमारे लिए भी कुछ डिफॉल्टर निकलेंगे जो उस शेयर पर इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, शेयर कैपिटल नहीं देंगे, तो उनका हम क्या करेंगे। तो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देती है कि भैया हम वेट करेंगे इतने टाइम तक, नहीं होगा तो हम नोटिस दे देंगे, तो भी नहीं होगा तो हम कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे करके कंपनी पूरा वहां पे प्रिस्क्राइब करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती है कि यदि कोई डिफॉल्टर है जो नहीं दे रहा इंस्टॉलमेंट, नहीं दे रहा शेयर कैपिटल की मनी, तो उसको कैसे क्या ट्रीट करना है, वो पूरा ट्रीटमेंट कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखती है। तो कंपनी उसको ही फॉलो करेगी, है ना। तो यदि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि फॉरफिट कर दो, कैंसिल कर दो, तो बिल्कुल कंपनी कैंसिल कर देगी, राइट। समझ आया। तो जो नॉन पेमेंट है उसके लिए, जो नॉन पेमेंट है, कंपनी ने कॉल किया था, अलॉटमेंट का पैसा बुलवाया था, फर्स्ट कॉल का, उसने नहीं करी पेमेंट, तो उसका शेयर कैंसिल हो जाएगा, राइट। The company has to give notice to the defaulting shareholder to pay the due amount before forfeiting the share। लेकिन हाँ, आप ऐसे सडनली फॉरफिट नहीं कर सकते, सडनली फॉरफिट नहीं करेगी कंपनी, के सामने वाले को बताया भी नहीं, उससे नोटिस भी नहीं दिया और बिना बताए आपने फॉरफिट कर लिया, नहीं, उसको नोटिस दो, एक नहीं तो 2 नोटिस की जरूरत है तो 2 नोटिस दे दो, पहला दूसरा और दे दो, तब भी नहीं मान रहा तो फिर आप कैंसिल कर दो, ठीक है। लेकिन पहले उसको नोटिस दो, जो भी डिफॉल्टिंग है, डिफॉल्टिंग मतलब वही डिफॉल्टर शेयर होल्डर है ना, तो पहले उसको नोटिस दो, उसके बाद उसका शेयर नहीं दिया नोटिस के बाद भी, तो फिर आप फॉरफिट कर लो। ऑलराइट, चलिए। तो फॉरफिट करना बेसिकली मतलब
उसके शेयर को कैंसिल करना और जो उसका पैसा है उसको आप जब्त कर लो, जो उसने दे दिया है उसको जब्त कर लो, राइट। चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं। ऑन फॉरफीचर द शेयर्स आर कैंसिल्ड एंड टू दैट एक्सटेंड शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड विद द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर। तो अब इससे क्या होगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि एक शेयर होल्डर आपका कम हो गया, अब उसका शेयर कैंसिल हो गया, तो अब आप मतलब इस पर्टिकुलर केस से आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाएगी। तो क्योंकि शेयर आपने कैंसिल कर दिया, अब जैसे मान लो ये जो चिंटू नाम का व्यक्ति है, मान लो उसने आपके 10 शेयर लिए थे, कितने लिए थे, जो चिंटू है शेयर होल्डर है ना, इसने आपके मान लो सपोज 10 शेयर्स खरीदे थे, 10 शेयर्स अब आपके क्या हो गए, कम हो गए, तो अब इन पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो अब आपके 10 शेयर कम, मतलब 10 शेयर्स पर आपकी शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, है ना। अब इस पर आपकी शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो जो कैंसिल किए हैं उस पर जो आपकी शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, जितना आपने कॉल किया था और वो अब आपने फोरफिट कर लिया, कॉल तो किया था पर उसने नहीं दिया तो वो फोरफिट हो गया। The amount received by the company, whether received towards share capital or premium, is not refunded. जो अमाउंट अब मिल गया सो वो तो मिल गया, वो कंपनी वापस नहीं करेगी, हाँ कंपनी नहीं लौटाएगी, कंपनी ने बोले कंपनी, और इस पे ये लीगल है, ऐसा भी नहीं है कि कोई इस पे केस कर सकता है, ये लीगल है कि यदि जैसे मैंने बताया ना कि जो चिंटू है उसने एप्लीकेशन के 100 रुपए तो दे दिए थे, अब ये इसके लिए केस नहीं कर सकता कंपनी को, मेरे 100 रुपए लौटाओ, मेरे शेयर कैंसिल कर रहे हो तो मेरे 100 रुपए लौटाओ। कंपनी बोलेगी नहीं भैया, शेयर जो है आपने जो अमाउंट दे दिया वो नहीं लौटाएंगे, आपको करना है तो आप बाकी के इंस्टॉलमेंट दे दो और अपना शेयर अपने नाम ही रखो, पर आपने बाकी के इंस्टॉलमेंट नहीं दी, इसलिए हम आपको एज अ शेयर होल्डर कैंसिल कर रहे हैं, आपके शेयर कैंसिल, और आपको फर्दर अब आपको हम शेयर होल्डर भी कंसीडर नहीं करेंगे, और आपने जो ऑलरेडी अमाउंट पे करा है वो भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो लिखा है कि जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है, चाहे वो शेयर कैपिटल से हुआ और अथवा यदि प्रीमियम से भी हुआ होगा ना, जैसे कि सपोज हो सकता है कि उसने ये 200 रुपए भी दे दिए हो अलॉटमेंट और प्रीमियम के, लेकिन ये नहीं दिए हो, तो ये भी जो प्रीमियम भी मिल चुकी थी वो भी रिफंड नहीं की जाएगी। ओके चलिए, so amount received towards share capital is transferred to forfeited share account। तो अब जो अमाउंट हमें मिल चुका है, ये 100 रुपए मेरे को मिल गए, ये 100 रुपए तो मिल गए, तो अब इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, याद रखना जो आपने उससे जब्त कर लिया, इससे कंपनी को एक तरीके का फायदा हो गया कि कंपनी को 100 रुपए मिल गए, तो अब इसको कंपनी कहाँ पर रिकॉर्ड करेगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, कहाँ पर, शेयर फोरफिटेड शेयर अकाउंट में, ठीक है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कंपनी इसको लिखेगी, अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेन इन सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट। तो जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मिला है उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम्स में ही रखना, उसको चेंज नहीं करना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम्स में ही रहेगा, पर जो फोरफिटेड कर ली है शेयर वो कहाँ जाएंगे, आपके फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जाएंगे, प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम्स में ही रहेगा। क्लियर, समझ आया। चलिए अब आगे देखते हैं अपन, आगे क्या कहानी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन फोरफिचर ऑफ शेयर। तो जब भी आप शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो अब आप इसमें अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या दोगे, तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग एंट्री फॉर फोरफिचर विल वेराई डिपेंडिंग ऑन वेदर शेयर वर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। तो अब यहाँ पे एंट्री अलग अलग होगी, दो केस पे डिपेंड करता है कि या तो आपने जो शेयर फोरफिट किए हैं उनको आपने इशू किया होगा पार पे, मतलब 10 का शेयर है तो 10 में दिया होगा, या फिर प्रीमियम में कि 10 का शेयर है तो 15 में दिया होगा। तो ये डिपेंड करता है कि यदि इशू किया था पार में तो थोड़ी अलग एंट्री होगी, और यदि प्रीमियम में इशू करा था तो अलग एंट्री होगी। क्लियर, अब दोनों केस में अलग अलग एंट्रीज है, अपन दोनों को समझेंगे, दोनों को ही अपन डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए तो देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बार बार आपसे बोल रही हूँ, एग्जाम में एंट्रीज भी पूछी जाती हैं तो इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ फोरफिचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। अब आपने यदि शेयर्स को पार पे इशू किया था, पार मतलब समझते हैं सभी, है ना, 10 का यदि है, 10 रुपए की यदि वैल्यू है, जो शेयर का प्राइस यदि 10 रुपए है तो 10 पे ही आपने दिया, दैट इज इशूड एट पार। यदि आपने पार में इशू किया है तो यदि मतलब इस पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फोरफिटेड शेयर अप टू द डेट ऑफ फोरफीचर। तो इसमें आप सबसे पहले 2-3 केस है, एंट्री में बता रही हूँ कैसे करना है, अभी मैं दिखाऊंगी, एंट्री में बताऊंगी, पहले थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दूं, अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। तो देखो
जब भी आप शेयर को शेयर का फोरफीचर कर रहे हो, वो वाले शेयर जिनको आपने पार पे इशू किया था, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, एक शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। किसके अमाउंट से, जो आपने कॉल किए है ना, कॉल किए थे उस पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है ना। उस फोरफिटेड शेयर पे जो अमाउंट आपने उस पर्टिकुलर डे तक कॉल करे थे, वो आप कहाँ पे डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, समझ में आया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपने जैसे उसके जो शेयर है वो आपने सेकंड कॉल के पहले ही फोरफिट कर दिए, फर्स्ट कॉल के बाद ही, तो मतलब अभी तक उसको कितना अमाउंट दे देना था, 100 प्लस 200 प्लस 200, मतलब टोटल 500, टोटल 5 दे देना था उसको। यदि देखा जाए मतलब यदि जनरली हम देखें तो उसको अभी तक 100 इसका, 200 इसका, 200 इसका, इतना इसको टोटल 500 दे देना था। तो ये पूरा जो अभी तक इसको दे देना था वो कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में डेबिट होकर जाएगा पूरा, ठीक है। ये पूरा 500 अमाउंट क्योंकि उसको दे देना था भैया, अभी तक कायदे से देखा जाए तो हाँ उसने नहीं दिया लेकिन दे देना था, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट के, शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। उस पर्टिकुलर डेट तक जितना अमाउंट उसको दे देना था उस फोरफिटेड शेयर के ऊपर, वो हम लिखेंगे। उसके बाद फोरफिटेड, नंबर सेकंड, फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव्ड एट शेयर कैपिटल ऑन द शेयर फोरफिटेड। अब इसके बाद जो उसने दे दिया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेबिट कितना किया, 500 जो उसको देना था अभी तक। अब इसके बाद आप क्रेडिट करोगे क्या, जो अमाउंट आपने उसका फोरफिट कर लिया है उसको आप क्रेडिट करोगे। कैसे, फोरफिटेड शेयर अकाउंट, जो अमाउंट आपने उसका रिसीव करा है एज अ शेयर कैपिटल, तो आपने कितना रिसीव किया, एप्लीकेशन का 100 रुपए आपने रिसीव कर लिया था, तो अब आप इसको क्रेडिट करोगे शेयर फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। क्लियर। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल्स अकाउंट आर क्रेडिटेड विद कॉल्ड अप ऑन फोरफिटेड शेयर बट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर। तो अब जो हम करेंगे अगेन कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट साइड में, जो उसने अमाउंट पे नहीं किया उसको, हो सकता है उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया तो भैया अलॉटमेंट लिखना, और यदि उसने कॉल का नहीं दिया तो आप कॉल का अमाउंट लिखोगे, ठीक है। तो जो भी कंपनी ने कॉल किया था और उसने नहीं पे किया वो अब आप क्रेडिट में लिखोगे। कैसे, या तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से या शेयर कॉल से, फर्स्ट कॉल से, या जो भी है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था, टोटल 400, 200 और ये 200 ऐड हो जाएगा, टोटल 400 उसने नहीं दिया। तो अब आप कितना क्रेडिट करोगे, यहाँ पे 400 क्रेडिट करोगे, जिसमें से अलग अलग करेंगे। तो अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट का कितना है, 200 रुपए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा 200, और जो आपका कॉल्स का है 200 रुपए, वो भी आपका क्रेडिट होगा इफ कॉल्स इन एरियर। और हाँ, यदि कॉल्स इन एरियर बना रहे हो तो डायरेक्टली वो पूरा अमाउंट 400, टोटल कितना है 400 है, तो डायरेक्टली वो पूरा 400 आप कॉल्स इन एरियर में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यदि कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रही है तो कॉल्स इन एरियर में डायरेक्टली पूरा जो भी पैसा उसने अभी तक नहीं दिया 400, वो पूरा कॉल्स इन एरियर में क्रेडिट कर दो। और यदि कॉल्स इन एरियर अकाउंट कंपनी नहीं बना रही तो फिर कंपनी क्या करेगी, जो अलॉटमेंट का अमाउंट है नहीं दिया वो उसमें करो, जो फर्स्ट कॉल का है जो नहीं दिया वो उसमें क्रेडिट करो, अलग अलग या फिर एक साथ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑल राइट, समझ में आया। तो ये हो गई 3 आपको एंट्री जो करनी है। ये पूरा भी एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको भी एंट्री भी शो करूंगी, ठीक है। चलो, तो अब ये रही एंट्री जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी। क्या है, द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर वर इशूड एट पार। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो अभी तक उसको दे देना चाहिए था कायदे से, तो अभी तक कैसा दे देना था, देखो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, मतलब अभी तक उसको जितना दे देना चाहिए था, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर उसको जितने दिए उसमें से कंपनी ने कॉल कितना कर लिया, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था मैंने, कंपनी ने 100 + 2 कॉल कर चुकी थी, टोटल 500, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल 500 उससे कॉल किया गया था, ये हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू। अब यदि शेयर के हिसाब से होगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद टू फोरफिटेड, अब उसका हमने फोरफिट कितना करा, सो विद अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर, तो फोरफिट कितना हो गया, वो एप्लीकेशन का 100 रुपए, तो वो यहाँ आएगा। उसके बाद या तो अलॉटमेंट का और कॉल्स का जो उसने नहीं दिया अमाउंट 200 और 200, तो ये हम इस तरीके से एंट्री करेंगे जो अमाउंट उसने नहीं दिया, ठीक है। ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, और ये भी ड्यू है, नॉट पेड ऑन कॉल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ समझ में आया, सभी को आया। तो इस तरीके से एंट्री होगी फोरफिचर जब होता है तब,
क्लियर, मतलब पहले जो शेयर कैपिटल की एंट्री होगी वो होगी कि कंपनी ने कितना कॉल कर लिया है, कितना उसको दे देना था वो वाली, उसने कितना दे दिया वो, और उसने कितना नहीं दिया वो, और टोटल ये जो है उसको कितना देना था वो यहाँ आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया 500 जो यहाँ आ गया। क्लियर, सिंपल सी बात है। चलो तो फिर आगे बढ़े। आई होप ये चीजें समझ आ गई हैं। तो अब आओ ये अगेन, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी कॉल्स इन एरियर यदि बना रही है तो कंपनी क्या करेगी, देखो कंपनी क्या करेगी, इसके पिछले एंट्री में देखो कंपनी क्या करेगी, ये लिखेगी और इन दोनों की जगह कॉल्स इन एरियर लिख देगी डायरेक्ट, वो भी कितने से, ये लिखेगी और इन दोनों की जगह कॉल्स इन एरियर लिखेगी 200 प्लस 200 टोटल 400 से डायरेक्टली 400 से लिख देगी। क्लियर है ना। तो देखो एंट्री भी है यहाँ पे, क्या करना है, हाँ, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रही है कंपनी तो डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर में ही आप क्रेडिट करो, इंस्टेड ऑफ अलग अलग कि शेयर कैपिटल में भी कर रहे हो, शेयर कॉल्स में भी कर रहे हो, तो दोनों में अलग अलग क्रेडिट करने की बजाय डायरेक्टली उसका पूरा टोटल कॉल्स इन एरियर में एक बार में क्रेडिट कर सकते हो आप। जैसे कि क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि 500 था, फोर फीचर हमने उसके 100 अमाउंट कर लिए थे, और कॉल्स इन एरियर टोटल 400। क्लियर, समझ में आ गया। Now on forfeiture, share capital account is debited with the called up amount up to the date of forfeiture। तो ये जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें हम क्या डेबिट करते हैं, जितना हमने उस दिन तक, उस पर्टिकुलर डेट तक जितना अमाउंट हमने कॉल किया है वो हम लिखते हैं। तो मैंने बताया कि हमने उसके जो शेयर है फॉरफिट किए वो यहाँ पे किए, कॉल मनी के फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसके कर दिए, सेकंड का टाइम आया ही नहीं। तो मतलब अभी तक हमने टोटल 500 कॉल कर चुके हैं, तो उस दिन तक जितना कंपनी ने कॉल किया वो पूरा आपका शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ। क्लियर, तो एट पार में यदि शेयर इशू है तो इस तरीके से हमको एंट्री करनी है। यदि समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से सभी को लाइक शेयर करना है, फिर अपन आगे मूव करेंगे। डन, कर दिया लाइक शेयर। चलो तो भैया अब अपन आगे मूव करें फटाफट से, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो 1000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, उनको फॉरफिट कर लिया गया है, पूरे 10,000 को फॉरफिट कर लिया। कोई भी एक होगा शेयर होल्डर डिफॉल्टर होगा जिसने 1000 शेयर खरीदे थे, 10 रुपीज का एक शेयर था, और उसने क्या किया है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, मतलब एप्लीकेशन का दे दिया होगा, अलॉटमेंट का भी दे दिया होगा, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। कितना, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया ना, 10 रुपीज ईच, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अब अमाउंट पेबल जो है 10 में से 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम का है, 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम का, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का है, और जो भी बचा है वो सेकेंड कॉल में जाएगा, जो बचेगा वो सेकेंड में जाएगा। तो अब बचेगा कितना, तो 3 + 3 6 7 8, मतलब 2 रुपीज जो है आपका सेकेंड कॉल में जाएगा। सिंपल। नाउ जर्नल एंट्री अब कैसे होगी, तो भैया देखो यदि कॉल्स इन एरियर आपने मेंटेन नहीं किया तो इस केस में अलॉटमेंट जो उसने नहीं दिया, नॉन पेमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल नॉन पेमेंट है तो फर्स्ट कॉल के नाम से ही हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम क्या एंट्री करेंगे कि उसको अभी तक जितने शेयर देखा जाए तो उसको दे देने थे, कितने शेयर दे देने थे, देखो 1000 है, 1000 के हिसाब से अभी कंपनी ने कौन सा कॉल नहीं किया है, 3 और 3 अलॉटमेंट का, और वो 2 8 रुपीज, टोटल 8 कंपनी ने अभी तक कॉल कर लिया है। जो बैलेंस है सेकेंड कॉल का वो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया, ठीक है। अभी कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का ही अमाउंट कॉल किया है, सेकेंड कॉल का भी नहीं किया, है ना। तो इस केस में देखा जाए तो उसको कितना दे देना था, 1000 शेयर के हिसाब से उसको 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल, तो कितना हो गया 3 + 3 6 और ये 2 8, मतलब उसको भैया टोटल 8 रुपीज दे देना था अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस यदि हम देख रहे हैं तो उसको भैया अभी तक 8 रुपए दे देने चाहिए थे, क्योंकि कंपनी ने 8 रुपए भैया मंगवा लिए हैं। जो रिमेनिंग बैलेंस है सेकंड कॉल का 2 रुपए वो कंपनी ने नहीं बुलवाया, पर रिमेनिंग 8 तो बुलवा लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसको अभी तक कितने दे देने थे, 1000 के हिसाब से 8 रुपए यदि देख रहे हैं, सॉरी 8 रुपए के हिसाब से यदि हम देखें एक शेयर का है तो 1000 शेयर के हिसाब से इसको 8000 दे देने थे। पर अब इसने दे कितने दिए, तो वो हमने फॉरफिट कर लिए। तो फॉरफिचर शेयर अकाउंट में कितना जाएगा, इसने कितने दे दिए, इसने भैया देखो मैं बताती हूँ ना, इसने कितने दे दिए आपको
फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दे दिया, तो एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, मतलब इसने 6 रुपए दिए हैं, अभी तक कुल 6 रुपए दिए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 रुपए हमने इसके जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए, क्योंकि इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दे दिए थे, फर्स्ट कॉल के दौरान ये चूक गया, इसने वो पैसे नहीं दिए, राइट। तो वो नहीं दिए पर पहले के 2 दे दिए, वो हमने लिखा। अब क्योंकि कंपनी कॉल्स इन एरियर नहीं बना रही, तो अब हम इसको इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में ही करेंगे। कितना देना था इसको, 1000 शेयर के हिसाब से। फर्स्ट कॉल की मनी कितनी है, 2 रुपीज, तो 2 रुपए, इसका मतलब इसको 2000 दे देना था, जो इसने नहीं दिए, तो 1000 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। पहला कॉल इसने नहीं दिया था, उसकी इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर, बताओ भैया, समझ आ गया? चलो, तो ये एग्जाम्पल से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि कॉल्स इन एरियर कंपनी मेंटेन कर रही है तो भी वही बात है, इक्विटी शेयर में 8 रुपए के हिसाब से, शेयर जो फोरफिट कर लिए वो 6 रुपए के हिसाब से, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे, तो अब क्योंकि कंपनी कॉल्स इन एरियर बना रही है तो वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा, सेम वही अमाउंट, सेम वही चीजें हैं, बस कॉल्स इन एरियर में जाएगा इंस्टेड ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है ना? अब देखो नीचे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8 पर शेयर एज 8 पर शेयर हैड बीन कॉल्ड अप व्हेन द शेयर्स आर फोरफिटेड। तो जिस टाइम पर शेयर फोरफिट हो रहे थे तब तक कंपनी ने 8 रुपए बुलवा लिए थे। सेकंड कॉल का भी बुलाया नहीं था कंपनी ने, वो तो बोला था कि बाद में जो भी बैलेंस होगा वो सेकंड में बुलवाएगी, अभी नहीं बुलवाया, अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही बुलवाया था। तो फोरफिटेड के टाइम पे केवल 8 रुपए बुलवाया, इसलिए हमने इस तरीके से इसकी एंट्री करी है। पूरे 10 रुपए से मत करना, क्योंकि कंपनी ने अभी पूरे 10 रुपए नहीं बुलवाए थे ना, कंपनी ने अभी केवल 8 रुपए ही बुलवाए थे। 3 एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के और 2 फर्स्ट कॉल के। सेकंड कॉल का कंपनी ने अभी बुलवाया ही नहीं था, इसलिए जितना अभी तक कंपनी ने कॉल किया है उतना ही लिखेंगे। तो 8 रुपए बुलवाया था तो 8 ही लिखना शेयर कैपिटल में, उतना ही डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर? राइट। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो यदि कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो भैया, फटाफट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अगला, बैलेंस इन फोरफिटेड शेयर अकाउंट हाउ शोन इन बैलेंस शीट। तो आपके पास वो फोरफिटेड अकाउंट आया ना, जो आपने जब्त करा, जो आपने कमाया, एक तरीके से क्या कमाया, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था उसमें ये 100 रुपए, तो ये जो 100 रुपए है फोरफिटेड शेयर के, इसका करेंगे क्या कंपनी के लिए? आप खुद ही सोचो, आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए तो ये प्रॉफिट हो गया कि आपको फ्री में पैसे मिल गए। एक तो आपने शेयर भी उसके वापस ले लिया और आपने उसके पैसे भी नहीं लौटाए, है कि नहीं? अब आपका सवाल आ रहा होगा कि मैम ये जो शेयर कंपनी ने इसके वापस ले लिए, कंपनी क्या इसका अचार डालेगी? कंपनी क्या इसका अचार डालेगी? कंपनी को क्या फायदा होगा शेयर रख के? कंपनी को तो शेयर इशू करके फायदा होगा ना, कि जिसको इशू करेगी उससे पैसा मिलेगा। अब जिसको करा था वो तो डिफॉल्टर निकल गया, वो तो उसने पैसे दिए नहीं, तो लेकिन फिर भी कंपनी को फायदा ये हुआ कि कंपनी ने एक तो शेयर भी लौटा लिए, उससे वापस ले लिए, और ये पैसे भी कंपनी ने जब्त कर लिए। तो अब कंपनी क्या ये पैसा रख के तो ठीक है, कंपनी को फायदा है, पर ये जो शेयर उसके जब्त हुए हैं, कंपनी ने जो शेयर कैंसिल करे, कंपनी ने वापस ले लिए, क्या इससे कंपनी को कोई फायदा है? नहीं ना। तो कंपनी इसको क्या करती है, जो जब्त किए शेयर है इनको वापस से किसी और को रीइशू कर देती है, वापस से किसी और को इशू करेगी। तो एक बार इशू होने वाली चीज वापस से यदि किसी और को इशू कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? री इशू, है ना। पहले ऑलरेडी किसी को इशू करा था, चिंटू भाई साहब को पहले इशू कर दिया था, वो डिफॉल्टर निकल गए, तो चिंटू की जगह मैंने पिंटू को दे दिए, चिंटू से लेके पिंटू को दे दिए, तो इसको इशू करे थे, अब दोबारा इसको कर दिए, तो वो री इशू कहलाता है। वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। ये टॉपिक हो जाएगा, फोरफीचर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर आएगा। क्या आपने तो शेयर फोरफिट कर लिया, अब कंपनी इसको रख के क्या करेगी? इसको रख के तो पैसा मिलेगा नहीं, फायदा ये, इसको रखो मत, ये डिफॉल्टर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को फिर से इशू कर दो, मतलब री इशू कर दो, तो वो सामने वाला व्यक्ति फिर से पैसा देगा। क्लियर? तो अब फायदा क्या हो गया? एक तो इस शेयर को दोबारा इशू करोगे, वो पैसा भी मिलेगा, ऑलरेडी चिंटू से जो आपने जब्त करा वो भी मिल गया, तो कंपनी को थोड़ा ना कहीं बेनिफिट ही होता है। ठीक है, राइट। तो अब रीइशू में भी बहुत चीजें हैं जो अपन फर्दर अभी केवल फोरफीचर ही समझ रहे हैं, रीइशू आगे समझेंगे। राइट, ये तो बस अब था एक छोटा सा जुड़ा हुआ था टॉपिक, तो मैंने बता दिया। राइट, चलो तो अब अपन आगे बढ़े। अपन क्या देख रहे हैं कि हाँ, जो आपने जब्त कर लिया है, फोरफिट जो आपका अमाउंट है
उसको अब आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है तो उसमें हम कहाँ पे शो करेंगे, तो ध्यान से सुनो कहाँ पे शो किया जाएगा ये अमाउंट आपका। सो बैलेंस इन फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल, है ना। अपन जो नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं उसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखते हैं, उसमें भी सबसे लास्ट में जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आता है ना, लास्ट में लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, उसमें लिखेंगे एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल के नाम से। कैसे लिखोगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, क्लियर है ना। तो कैसे लिखना है, शेयर कैपिटल एज अ लास्ट एंट्री आफ्टर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। पहले तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं, शेयर कैपिटल में सबसे लास्ट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सबसे पहला क्या लिखोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिनको सब्सक्राइब भी किया और पूरा पैसा उनसे मिल भी गया वो फुली पेड अप है। पर कुछ ऐसे है ना जो सब्सक्राइब तो थे पर नॉट फुली पेड अप, उन्हें अभी पूरा पैसा दिया ही नहीं था, तो उसमें आएगा फोरफिटर शेयर अकाउंट का जो अमाउंट है वो आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा, क्योंकि उससे पैसा आपको रिसीव कहाँ हुआ, आपने सब्सक्राइब तो किया पर फुली पेड अप नहीं हुआ। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, राइट। क्वेश्चंस भी हम लोग फर्दर करेंगे तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ समझ आएगा, राइट। ओके आगे बढ़े। अब अपन सेकेंड कंडीशन पर आए हैं, जहां पर क्या हो रहा है, फॉरफीचर हो रहा है शेयर्स का, जिनको आपने भैया प्रीमियम में इशू करा था, पार पे नहीं। 10 का शेयर 10 में नहीं दिया था, 10 का शेयर 15 में दिया था प्रीमियम में। तो अब क्या होगा, प्रीमियम के टाइम जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अब देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या है, व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम आर फॉरफिटेड फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। तो अब इसमें ना दो कंडीशन होगी, दो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। सबसे पहला तो ये केस हो सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव हो गया होगा, और दूसरा अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम्स हैज नॉट बीन रिसीव, कि वो पैसा नहीं रिसीव होगा। आप देखो समझो इसको, पहले ध्यान से समझो। तो देखो ये अपन ने क्या किया था, एप्लीकेशन मनी जो उसकी अब रिफंड नहीं होगी, है ना। अब इसमें केस ये हो रहा है बेसिकली, देखो यहीं पे आपको समझाती हूँ मैं कि थोड़ा सा यहीं पे चेंजेस करती हूँ, रुको। एप्लीकेशन के टाइम 100 देने थे, उसने दे दिए थे, ठीक है, उसने दे दिए थे। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में भी प्रीमियम भी देना था उसको, तो उसके 200 रुपए भी मान के चलो इसने दे दिए थे, 200 रुपए भी इसने दे दिए थे, ठीक है। इसने फर्स्ट कॉल से देना क्या करा था, नहीं दिए थे, मतलब नहीं देना इसने फर्स्ट कॉल से स्टार्ट करा था। पहले के एप्लीकेशन के भी दे दिए थे, अलॉटमेंट के भी दे दिए थे जिसमें प्रीमियम जुड़ी थी। तो मान लो इसमें प्रीमियम कैसी जुड़ी थी, मान लो 150 जो थे अलॉटमेंट के थे, प्लस उसमें 50 जो थे प्रीमियम के थे, ठीक है। तो टोटल 200 है, वो 150 अलॉटमेंट के प्लस उसमें 50 जो है वो प्रीमियम के हैं, तो वो टोटल अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम कितने, 200 रुपए टोटल मिले हैं, 150 अलॉटमेंट 50 प्रीमियम। तो अब इस कंडीशन में क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। दूसरी कौन सी है, व्हेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, हाँ ये पहली कंडीशन है जो मैंने अभी बताई, जहां पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है, हो गया ना, हो गया कि नहीं, इसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे अब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का मिला के नहीं 50 रुपए मिल गया था, है ना। तो यहाँ पे ये पहला केस है जहां पे आपको ये अमाउंट मिल गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था, नहीं रिसीव हुआ मतलब जो पहला केस था इसमें कि फॉर एग्जांपल इसने ये अमाउंट नहीं दिया, ये अमाउंट इसने नहीं पे किया, ये अमाउंट इसने नहीं पे किया, कंपनी ने तो कॉल कर लिया पर इसने नहीं पे करा, तो ये दो कंडीशन हो गई। पहली कि जब इसने दे दिया था, अब ये दूसरी कंडीशन है जब इसने ये सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, समझ आ गई। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम या तो हो सकता है उसने दे दिया हो, अलॉटमेंट के बाद इसे पैसा देना बंद करा होगा तो अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम दे दी, और हो सकता है कि अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दी। तो ये दो केस है, दोनों केस में अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ते हैं अब अपन, ठीक है। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं। टू सिचुएशंस रिफर डिस्कस बिलो। चलो, तो पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान यहीं लगाना भैया। अगर जरा सा ध्यान भटका तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान बिल्कुल यहीं पे लगाना। चाहो अगर नहीं ध्यान लग रहा है तो थोड़ी देर लंबी सांस ले लो, पानी वानी पी के आ जाओ, एक राउंड टहल के आ जाओ, वीडियो जब तक पॉज कर लो, फिर देख लेना कंटिन्यूशन में, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि कंसंट्रेशन नहीं है तो
थोड़ा लंबी सांस लो, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लो, फिर देखना, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कह रही है सबसे पहली लाइन, व्हेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। तो या तो आपको पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का यदि रिसीव हो गया है, कैसे हुआ होगा कि उसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, उसमें प्रीमियम भी 50 रुपए थी वो भी दे दी। तो इस केस में क्या करना है, देखो इस केस में क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर फोरफिटेड एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट कैंसिल्ड। तो जब भी हमको सिक्योरिटी प्रीमियम मिलती है, हम उसको क्या कर देते हैं, उसको जब भी हमको रिसीव होती है हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब भी मिलती है क्या क्या क्रेडिट होता है, एक तो आपका, देखो मैं एंट्री बताती हूँ आप लोगों को, जब भी आपको प्रीमियम मिलेगी तो हम क्या करते हैं, जिससे भी मिली है उसमें हम क्या कर देते हैं, सपोज अलॉटमेंट में आपको मिली तो आप क्या करोगे, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। सपोज अलॉटमेंट में मिली है तो हम क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री हो रही है। जब भी आपको अलॉटमेंट के टाइम पर यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होती है, तो अब मैंने बोला ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरा शेयर अलॉटमेंट में 200 मिलना था, 150 मेरा शेयर कैपिटल में जाएगा, 50 मेरा प्रीमियम में जाएगा। अब जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, राइट। तो यदि ये आपको रिसीव हो गया है तो आपने ये एंट्री करी होगी, ये एंट्री करी होगी। पर जब आप जिस भी शेयर पे आपको मतलब प्रीमियम मिली है, यदि आप उसको आप कैंसिल कर रहे हो तो कायदे से होना क्या चाहिए कि अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव हो गया है उसको आपने क्रेडिट करा, अब उसको आप डेबिट करो। अब उसको आप उल्टा कर दो, जब आपने उसको पहले क्रेडिट करा, क्योंकि वो शेयर आपके कैंसिल हो रहे हैं, फोरफिट हो रहे हैं, तो अब इसको क्या करो, इसको डेबिट करो वापस से। लेकिन नहीं करते। सिक्योरिटी प्रीमियम यदि रिसीव हो गई है तो इसको कैंसिल नहीं किया जाता है, इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम में ही रिजर्व रहने दो, इसको आप वहीं क्रेडिट ही रहने दो। यदि रिसीव हो गई है तो इसको आप वहीं पे रहने दोगे, और क्या लिखा है, इसको आप क्रेडिट कर रहे हो, इसको आप कैंसिल नहीं करोगे, इसको कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड व्हेन द शेयर आर फोरफिटेड। तो इसको डेबिट नहीं करना है। मैंने क्या बोला कि पहले तो क्रेडिट करा था, यदि फोरफिट हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है तो इसको डेबिट करना चाहिए, लेकिन इसको डेबिट नहीं करना, इसको वहीं रहने देना, इसको डेबिट नहीं करेंगे, राइट। इसको कैंसिलेशन या इसका डेबिट नहीं करना है आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड बिकॉज, अब क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करना है डेबिट, अब भैया शेयर तो कैंसिल हो रहे हैं तो जो क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट करो, करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैंसिलेशन हो रहा है। पर क्यों नहीं करते, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड ऑल्सो रिसीव्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 52 अंडर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम्स का जो अमाउंट होता है ना, बेसिकली वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करना, या इक्विटी शेयर में के दौरान जो आपके खर्चे हैं उनको पे करना। तो कुछ आप देखना है ना, आपको मिलेगा कि सेक्शन जो 52 है उसके अंतर्गत ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है उनको आप कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो, है ना, ऑफ जो आपका कंपनीज एक्ट में है। सो देयरफॉर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर कैन नॉट बी कैंसिल्ड, इसलिए अब आप उसको अमाउंट को कैंसिल नहीं करोगे। बाकी जो शेयर कैपिटल में आपको रिसीव हुआ उसको कैंसिल कर दो, जैसे कि जो आपको शेयर कैपिटल में मिला है इसको कैंसिलेशन हो जाएगा, पर ये सिक्योरिटी प्रीमियम्स का आप कैंसिल नहीं करोगे, राइट। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने लिखी है, क्रेडिट करी है 50 रुपीज, ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करी जाती है जो कंपनीज एक्ट में लिखा गया है सेक्शन 52 के अंतर्गत, राइट। तो उस पर्पस के लिए यूज होगी, इसीलिए हम इसको कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ऑलराइट, समझ में आया, है ना। तो यदि रिसीव हो गई है फोरफिटेड शेयर पर आपको प्रीमियम, तो कृपया करके आप इसको क्या नहीं करें, कैंसिल नहीं करें, आप इसको डेबिट नहीं करेंगे, आप इसको क्रेडिट ही रहने देंगे यदि रिसीव हो गई है तो, है ना।
और नहीं हुई है तो वो अलग केस है, वो भी बताऊंगी, पर फिलहाल ये बता रही हूँ कि यदि रिसीव हो गई है तो कैंसिल नहीं करना है, उसको दोबारा डेबिट नहीं करना है, क्रेडिट है वही रहने देना, उसको कुछ भी नहीं करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ समझ में आया? ये पहला केस है, राइट। चलिए अब अपन आगे बढ़े, आगे देख लो सेकंड केस क्या है, जस्ट इसका ऑपोजिट। When amount of security premium has not been received, अब आपको तो भैया प्रीमियम ही नहीं मिली, तो यहाँ तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, जब प्रीमियम मिली नहीं तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जैसे कि द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बट नॉट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर इज डेबिट टू द अकाउंट, तो आपको मिलनी थी पर मिली नहीं है, तो अब आप इसको डेबिट करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये मिलनी थी पर ये तो मिला ही नहीं ना, अलॉटमेंट का अमाउंट इनने दिया ही नहीं है, तो ना अलॉटमेंट का 150 दिया ना प्रीमियम का 50 रुपए दिया, तो यदि ये नहीं दिया तो फिर आप इसको डेबिट कर देना। जो नहीं दिया उसको अब आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपने तो सोचा था भैया ये मिलेगा पर नहीं मिला, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, राइट। तो जो अमाउंट है आपको रिसीव नहीं हुआ है उसको आप डेबिट कर दोगे उस पर्टिकुलर अकाउंट में। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट वायलेटेड सिंस द अमाउंट थ्रू क्रेडिटेड इज नॉट रिसीव्ड, है ना, ऑल्दो, राइट। तो जो अमाउंट है आपका ऑल्दो क्रेडिटेड इज नॉट रिसीव्ड, तो बेसिकली अब इससे क्या होगा, अब आप बोलोगे कि मैम सेक्शन 13 में तो लिखा है, सॉरी सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट रहने देना है, सॉरी क्रेडिट रहने देना, उसको डेबिट नहीं करना, लेकिन वो कब, जब वो अमाउंट आपको रिसीव हो गया होगा तब। यहाँ तो रिसीव ही नहीं हुआ ना, तो जब रिसीव ही नहीं हुआ तो उसको आप डेबिट कर दो, इससे आपका वो सेक्शन जो है 52 उसके अंतर्गत जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपकी वॉलेट नहीं होंगी, आप मतलब बेसिकली आप सेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाओगे, आप उसके फेवर में ही रहोगे, उसके फेवर में ही काम हो रहा है आपका, ठीक है। तो बस दो केसेस है, क्या करना है, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होनी थी पर नहीं हुई, दी नहीं ना सामने वाले ने, इंस्टॉलमेंट ही नहीं दी, तो इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देना, और यदि दे दी थी तो इसको क्रेडिट ही रहने देना। समझ में आया, राइट। तो यदि मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दूं तो क्या समझोगे आप कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है यदि ये आपको रिसीव हो गया है, यदि आपको रिसीव हो गया है तो इस केस में आप क्या करोगे, रिसीव हो गया था तो इसको क्या रहने दोगे, क्रेडिटेड ही रहने दोगे। रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड ओनली, ठीक है, उसको आप क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्डेड रहने दोगे। और यदि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है वो यदि रिसीव नहीं हुआ था, क्योंकि सामने वाले ने पेमेंट नहीं दी थी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, तो यदि वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है देन आप क्या करोगे, उसको कहां रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड इट इन या फिर रिकॉर्ड एट डेबिट साइड, तो फिर आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। बताओ भैया अभी क्लियर है? बस इतना करना है, इतना समझ लो। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका था तो उसको क्रेडिट पे ही रहने दो, डेबिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि नहीं रिसीव हुआ था तो फिर आप उसको डेबिट कर दो। क्लियर? इतना यदि याद हो गया ना, इतना यदि आपको समझ में आ गया, याद नहीं करना है, अगेन याद नहीं करना है, समझना है। यदि इतना समझ में आ गया तो भैया कहानी क्लियर है, यहां से फिर क्वेश्चन आ गया तो आप गड़बड़ नहीं करोगे, राइट। तो चलिए ये चीजें हैं, है ना, तो इससे आपका सेक्शन जो है कह रहा है वो आपका अगेंस्ट नहीं जाएगा, है ना। सिंस द अमाउंट ऑल दो क्रेडिटेड इज नॉट रिसीव, तो भले वो क्रेडिट हो गया था पर वो रिसीव तो हुआ नहीं ना, रिसीव कहाँ हुआ, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। ऑल राइट, क्लियर है चीजें बढ़िया तरीके में? ऑल राइट, सबको समझ में आ गया? चलिए तो अब एंट्री देख लें कैसे करना है, अब आ जाओ भैया। सो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो यदि आपने फॉरफिटेड शेयर को क्या कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो, जिसको आपने ऐसे शेयर फॉरफिट कर रहे हो जिनको आपने प्रीमियम पे यदि इशू करा था, तो है ना, यदि आपने उनको प्रीमियम पे इशू किया था और यदि अब आप उनको फॉरफिट कर रहे हो तो क्या एंट्री करनी है। तो सबसे पहला, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने मेंटेन यहीं किया है,
कॉल्स इन एरियर यदि मेंटेन नहीं करा है तो जो भी चीजें हैं वो उस अकाउंट में ही क्रेडिट होंगी। तो देखो सबसे पहले अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गई है, याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गई है तो उसको क्रेडिट में ही रहने देना, कुछ नहीं करना है, फिर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। दैट मीन्स उसको कुछ नहीं करना है, हाथ भी नहीं लगाना है, बस वो क्रेडिट हो चुकी है, उसको रहने दो। उसको फिर आपको ना तो दोबारा एंट्री करनी है ना कहीं कुछ करना, उसको क्रेडिटेड ही रहने देना है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि यदि वो आपको ये रिसीव हो गई थी तो उसको क्रेडिट में ही रहने देना, वहीं पे क्रेडिट में ही उसको रहने देना, उसको कुछ नहीं करना है आपको। तो देखो प्रीमियम रिसीव हो गई थी तो अब शेयर कैपिटल मतलब एग्जैक्ट उसको जितना अमाउंट दे देना था उसमें से प्रीमियम माइनस कर देना। प्रीमियम माइनस कर देने का क्या मतलब हुआ कि मैंने जो एग्जांपल दिया था कि टोटल अमाउंट उससे आपको कितना रिसीव होना था, 100 प्लस 200 मतलब 500 आपको रिसीव होना था, राइट। तो मतलब यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो 500 रिसीव होना था, पर अमाउंट कॉल्ड अप लेस प्रीमियम, इसमें प्रीमियम माइनस होगी। तो देखो यदि मैं यहाँ पे बताऊं प्रीमियम माइनस करके लिखना है आपको। दैट मीन्स यदि 500 मैंने अभी तक कॉल किया है उसमें प्रीमियम 50 रुपए वो माइनस करके लिखूंगी। दैट मीन्स 450 मैंने अभी तक बुलवाए हैं, प्रीमियम 50 रुपए वो मैंने हटा दी, ठीक है। तो अभी तक मैंने 450 बुलवाए हैं। अब शेयर अलॉटमेंट के कितने पैसे हुए, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, शेयर अलॉटमेंट के कितने हैं 150 है, प्रीमियम नहीं है ना, ओनली 150। तो शेयर अलॉटमेंट के कितने हैं जो इसने नहीं दिए, शेयर अलॉटमेंट के नहीं दिए ना, सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, ठीक है। तो एक मिनट रुको, फिर हो सकता है जो प्रीमियम होगी वो आपकी एप्लीकेशन के टाइम पे होगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि हम देखें तो शेयर अलॉटमेंट के जो उसने नहीं दिए, जैसे फॉर एग्जांपल 150, शेयर कॉल्स के उसने यदि नहीं दिए, जैसे कि कितने हुए थे 200, ये इसने नहीं दिए, और फॉरफिट कितने हो गए इसके 100, फॉरफिट कितने हो गए इसके 100 जो है इसके फॉरफिट। कौन से फॉरफिट, ये एप्लीकेशन के टाइम के है ना, एप्लीकेशन के टाइम पे इसने दे दिए थे ना 100, ये 100 इसने दे दिए थे, ये नहीं दिए और ये भी नहीं दिए। क्लियर, समझ में आ गया, राइट। तो बस हमने वही लिखा है जो इसको अभी तक 500 दे देना था पर उसमें से प्रीमियम मैंने माइनस कर दी, हटा दी, राइट। तो क्योंकि वो रिसीव हो गई थी ना, वो भैया रिसीव हो गई थी, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है, उसको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, रिसीव हो गई थी, ऑलरेडी रिजर्व में जा चुकी है, उसको वहीं रहने दो, उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो नहीं दिया अलॉटमेंट का 150, शेयर कॉल फर्स्ट कॉल का 200 और जो मैंने फॉरफिट कर लिया। इज इट क्लियर? ये जस्ट एक इमेजिनरी वैल्यूज बता रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, राइट, है ना, क्लियर। चलो अब अपन आगे देखें, ये प्रीमियम के टाइम एंट्री हो गई जब आपको प्रीमियम रिसीव हो गई थी, है ना, और वो भी कॉल्स इन एरियर यदि आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। अब यदि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव हुई है तो क्या करोगे, मैंने अभी बताया, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव होती है तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दो, जैसे अच्छा यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गई है तो रिकॉर्ड एट क्रेडिट साइड ओनली, और इसके लिए आप क्या करोगे, कोई एंट्री नहीं करोगे, नो एंट्री, है ना, हमने इसकी कोई एंट्री नहीं करी, उसको क्रेडिट में ही रहने दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं करी। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री करेंगे डेबिट में, तो कैसे, जितना उसको दे देना था अमाउंट कॉल्ड अप बट लेस प्रीमियम, मतलब कितना था 450 था, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यहाँ पर अगेन डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीव नहीं हुई तो उसको डेबिट कर दिया 500। शेयर अलॉटमेंट का नहीं रिसीव हुआ 150, है ना, शेयर कॉल्स का 200 नहीं रिसीव हुआ और मैंने फॉरफिट कितने कर लिए 100। ये एग्जाम्पल जो ये वाला दिया था, कौन सा वाला, ये वाला, उसके थ्रू बता रही हूँ वैल्यूज रखकर। क्लियर, राइट। तो ये क्लियर हो गया, इस तरीके से एंट्री होगी यदि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो। क्लियर, चलो आगे बढ़े। उसके बाद यदि आपने कॉल्स इन एरियर मेंटेन करा है तो कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें उसने अभी तक नहीं पे करी हैं उन सबको हम फॉरफिचर कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आपको प्रीमियम रिसीव हो गई थी तो शेयर कैपिटल वही प्रीमियम को छोड़ के, है ना, उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर में जो भी आपको अमाउंट नहीं रिसीव हुआ वो आप लिख दोगे। उसके बाद टू फॉरफिचर अकाउंट, तो क्योंकि ये रिसीव हो गई थी तो अमाउंट रिसीव्ड लेस प्रीमियम, जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया था लेस प्रीमियम, समझ आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अमाउंट कॉल्ड अप एज ए शेयर कैपिटल कितना बुलवा लिया था, 500 बुलवा लिया था। कॉल्स इन एरियर कितना है, अलॉटमेंट का 200 नहीं, अलॉटमेंट का 150 है क्योंकि उसमें आपका 50 रुपये प्रीमियम का भी था, हाँ 50 रुपये प्रीमियम का, तो वो 200, और कॉल्स का देखो यहाँ पे है ना,
ये 200 और ये 200, ये जो आपको नहीं मिला, और मिल कितना गया, 100 मिल गया, राइट। तो इस हिसाब से यदि आप यहाँ पे लिखोगे जो मिल गया और जो आपको नहीं मिला उसमें अगेन लेस प्रीमियम आपको करना है, तो यहाँ पे भी हम लेस प्रीमियम करके ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 450, यहाँ पे 200 आपको मिलना था और 200 उसका मतलब टोटल 400, और यहाँ पे लेस प्रीमियम, तो लेस प्रीमियम मतलब 100 रुपीज एप्लीकेशन के थे, प्रीमियम 50 थी, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आपका हो जाएगा, ये आपका अमाउंट है। अगेन ये सब इमेजिनरी वैल्यूज है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट आपको सही से समझ में आ जाएगा, जस्ट ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगेन यदि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिसीव हुई है तो शेयर फॉरफीचर और सिक्योरिटी प्रीमियम का 500 यही आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 500, सॉरी ये हो जाएगा 450, ये 50, कॉज इन एरियर का 200, और जो आपने फॉरफिट कर लिया है उसका आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। इज इट क्लियर, राइट, समझ में आया। ये थोड़ा सा 500 है, अच्छा ये 400 होगा, वेट, ये 400, इज इट क्लियर, राइट, समझ में आया। तो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब अपन आगे देखें, चलिए इतनी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली आपकी फॉरफीचर की एंट्रीज हो गई हैं कि जब आप फॉरफीचर कर रहे हो, अगेन दो तरीके से, या तो आपने जिन शेयर्स को इशू करा था उनको फॉरफिट कर रहे हो और उन शेयर को आपने या तो पार पे इशू करा था या फिर प्रीमियम में किया था। तो यदि पार पे किया है तो बहुत सिंपल सी एंट्रीज है, और यदि प्रीमियम में किया है तो दो केसेस हैं। आज मैंने आपको एग्जाम्पल से कुछ एंट्रीज समझाई हैं, यदि समझ में आई है तो कोई मतलब बढ़िया बात है, और यदि नहीं आई है सो डोंट बी वरी, हम लोग नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी उसमें सेम इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी एंट्री में आपको जहां भी अभी भी कंफ्यूजन है वो पूरी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चंस में। फिलहाल मैंने आपको एग्जाम्पल से हालांकि बताया है, तो कहीं गुंजाइश तो है नहीं कि डाउट हो, यदि है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली जब हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपके सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। अगली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी तो वहां पर आपके जितने भी डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो भैया लाइक शेयर जरूर कर देना। ये एग्जाम्पल था, यदि इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत हेल्प होगी। और इसके साथ जो मैंने आपको ये बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको क्या करना है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। तो बस अभी फिलहाल जो आज की क्लास में आपको देखना है वो यही सीखना है, यहाँ से जो सीख के जाना है पूरा कंक्लूजन वो यही है कि यदि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया है तो उसको कुछ मत करो, कोई एंट्री नहीं होगी, वो जहां है क्रेडिट हो गया था मतलब वहीं रहेगा वो। लेकिन यदि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ देन आप उसको क्या करोगे, डेबिट में लिखोगे, राइट। ये पूरी आज की क्लास का कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। और फॉरफीचर का टॉपिक तो आई होप समझ में आ ही गया होगा, जहां पर हमने क्या किया है, शेयर्स को कैंसिल कर दिया और जो अमाउंट है उसको हमने रख लिया। इज इट क्लियर। तो यदि समझ में आ गया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। तो अब नेक्स्ट क्लास में हमने आज जो भी पढ़ा है इसके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप आज जो पढ़ा है इसको रिवाइज जरूर करके आना। अगली क्लास में मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे सेम यही इसी चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और आपको प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड्स के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बस आपको जाकर के चेक करना है। इवन आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो बिल्कुल उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको बस जाकर के चेक करना है और क्लिक करना है। और यदि मैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी लर्निंग को इनहांस कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल क्या करना है, सबको आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ, राइट। तो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।